Hello everyone, I am Professor N.B. Chate welcomes you all in the 19th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed in last lecture the capacitor type of motors. In that, we have discussed three types of capacitor motors. First one is the capacitor start induction run motor. Then second we have discussed capacitor start capacitor run motor, and third motor we have discussed, that is टू व्हॅल्यू कॅपॅसिटर मोटर. राईट. तर या तीन मोटर्स आपण लास्ट क्लासमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. ठीक आहे. या कॅपॅसिटर मोटर्स आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस केले आहेत. ठीक आहे. तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं वर्किंग म्हणजेच प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन, नंतर त्याच्या टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक कशा असतात हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. ठीक आहे. So in today's lecture we are going to discuss about the shaded pole induction motor, right? So what is shaded pole induction motor? Here a shaded pole motor has a stator consisting of salient poles and a squirrel cage rotor. शेडेड पोल मोटर मध्ये हे स्टेटर जे असतं त्याच्यावरती सेलियंट पोल्स असतात आणि एक स्क्विरल केजचं रोटर असतं. ठीक आहे. सो अ शेडेड पोल मोटर has a stator consisting of salient poles and a squirrel cage rotor. ये शेडेड पोल मोटर में क्या होता है, जो स्टेटर है उसमें सेलियंट पोल्स होते हैं और वहां पे एक स्क्विरल केज रोटर होता है. सो एवरी स्टेटर पोल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एवरी स्टेटर पोल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. प्रत्येक स्टेटर पोलला आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेलं असतं. बाय कसं डिवाइड करायचं त्याला, सो बाय कीपिंग अ स्मॉल स्लिट इन द पोल फेस. आपल्याला एक स्मॉल स्लिट बनवायची पोल फेस मध्ये. स्मॉल स्लिट म्हणजे एक खाचा बनवायचा आपल्याला त्याच्या पोल फेस मध्ये. ठीक आहे. आणि खाचा बनवल्यामुळं काय होईल, मग तो जो पोल आहे तो दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होईल. ठीक आहे. स्मॉलर पोर्शन, त्यामधला जो स्मॉलर पोर्शन आहे दॅट स्मॉलर पोर्शन इज कवर्ड विथ अ थिक शॉर्ट सर्किटेड कॉपर वायर. स्मॉलर पोर्शन वरती एक आपल्याला स्मॉलर पोर्शन कव्हर करायचा एका शॉर्ट सर्किटेड थिक कॉपर वायरनं. दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉपर बँड और शेडिंग बँड. त्याला इथं एक पर्टिक्युलर नाव दिलेलं आहे, कॉपर बैंड किंवा शेडिंग बैंड. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये शेडेड पोल मोटर का. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो हर एक स्टेटर पोल है उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो डिवाइड कैसे करना है आपको, तो बाय कीपिंग अ स्मॉल स्लिट इन द पोल फेस. आपको एक स्लिट बनानी है पोल फेस में. ठीक है. यानी उसको कट कर देना है. ठीक है. और वो कट यानी स्लिट करने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका पोल. तो उसमें जो स्मॉलर पोर्शन रहेगा उसको कवर करना है आपको एक थिक शॉर्ट सर्किटेड कॉपर वायर से, जिसको यहाँ पे नाम दिया है कॉपर वायर या फिर कॉपर बैंड या फिर शेडिंग बैंड. ठीक है. तो ये सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट है, व्हेन द स्टेटर वाइंडिंग कैरीज अ करंट देन द मेन पोल्स प्रोड्यूस अ फ्लक्स फाई. जब स्टेटर वाइंडिंग में से करंट कैरी किया जाएगा तब मेन पोल्स क्या करेंगे, वहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है. वो फ्लक्स रहेगा आपका फाई. नाउ दिस फ्लक्स लिंक्स विद द शेडिंग बैंड. वो जो फ्लक्स है वो आपका शेडिंग बैंड से लिंक हो जाएगा. एंड दिस एक्ट्स एज अ शॉर्टेड सेकेंडरी. और वो शॉर्टेड सेकेंडरी बोल के एक्ट होगा. सो स्टेटर वाइंडिंग बीइंग इट्स प्राइमरी, और उसकी स्टेटर वाइंडिंग जो रहेगी वो आपकी प्राइमरी बोल के एक्ट होगी. और जो शेडिंग बैंड है आपका वो आपका शॉर्टेड सेकेंडरी बोल के वहां पे एक्ट होगा. सो दी सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस्ड इन द बैंड प्रोड्यूस अनदर फ्लक्स फाई एस. तो वो शेडिंग बैंड में से जब करंट सर्कुलेट होता है तब वो शेडिंग बैंड वो उसका खुद का एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. जिसको नाम दिया है फाई एस, यानी ये शेडिंग बैंड का फ्लक्स है और ये फाई एम आपका मेन फ्लक्स है.
ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर शेडेड पोल मोटर, राइट। 4 पोल शेडेड मोटर, यहाँ पे 4 पोल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। और ये आपका पोल है। ठीक है। तो ये पोल है, ये पोल शू है, आपको मालूम है। ये आपका रोटर है, स्क्विरल केज का रोटर है। ठीक है। और ये आपका स्टेटर है। ठीक है। यहाँ पे ये आपकी सेलियंट पोल्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोल में, हर एक पोल में क्या करना है, वहाँ पे एक स्लिट लेना है। स्लिट, SLIT, स्लिट, यानी यहाँ पे एक कट सेक्शन लेना है ताकि आपका ये जो पोल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ये जो स्मॉलर पार्ट है उसके ऊपर आपको एक थिक कॉपर शॉर्ट सर्किटेड वायर वाउंड करना है, जिसको बोलते हैं शेडिंग बैंड। ठीक आहे. समजलं? तर हा तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसतंय की हा पोल आहे आपला, आणि या पोल फेस मध्ये आपल्याला एक स्लिट बनवायची आहे, म्हणजे एक खाचा बनवायचा आहे, जेणेकरून हा पोल जो आहे आपला 2 पार्ट मध्ये डिवाइड होईल, आणि जो स्मॉलर पोर्शन असणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला एक थिक शॉर्ट सर्किटेड कॉपर वायर वाउंड करायचं आहे. ठीक आहे. त्यालाच नाव दिलेलं आहे आपण इथं शेडिंग. क्लिअर आहे. आणि ही आपली स्टेटर वाइंडिंग असणार आहे, जिथं आपण सिंगल फेज एसी सप्लाय देऊ. सो दिस इज द स्क्विरल केज रोटर. हे जे आहे आपलं ते आहे स्क्विरल केज रोटर, आणि मिडल अपना शाफ्ट असणार है। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक स्लिट, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये सेकंड ऑन फिगर में, बी फिगर में, ये सेलियंट पोल है विथ शेडिंग बैंड। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये शेडिंग बैंड है। क्लियर है। नाउ तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने ये पॉइंट को हाईलाइट किया है येलो कलर से, बाय कीपिंग अ स्मॉल स्लिट इन द पोल पेज, और उसको स्मॉल और स्मॉलर पोर्शन को एक थिक शॉर्ट सर्किटेड कॉपर वायर से कवर करना है, जिसको नाम दिया है कॉपर बैंड या फिर शेडिंग बैंड। तो इसको मैंने रेड कलर से मार्क किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये शेडेड पोल मोटर में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है द मेन वाइंडिंग इज वाउंड ऑन एंटायर पोल सेक्शन। जो मेन वाइंडिंग रहेगी आपकी, यानी स्टेटर वाइंडिंग, वो आपकी एंटायर पोल सेक्शन पे वाउंड किया होगा उसको। So when the AC supply is given to the stator winding of shaded pole motor, जब हम AC सप्लाई देंगे स्टेटर वाइंडिंग को शेडेड पोल मोटर के, तब क्या होता है, ड्यू टू द शेडिंग प्रोवाइडेड ऑन दी सेलियंट पोल्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। तो वहाँ पे शेडिंग प्रोवाइड करने की वजह से सेलियंट पोल्स पे वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी आपकी. ठीक आहे. जेव्हा आपण एसी सप्लाय देणार आहे स्टेटर वाइंडिंगला शेडेड पोल मोटरच्या, तेव्हा त्या शेडिंगमुळं, शेडिंग जी प्रोव्हाइड केली आपण सेलियंट पोल्स वरती, त्यामुळे तिथे एक रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होणार आहे. ठीक आहे. तर इथं 2 फिगर दिसत आहे तुम्हाला परत. ठीक आहे. ही सायनुसॉइडल वेव्ह दाखवली आहे. ठीक आहे. इथं हे 3 इन्स्टंट दाखवलेले टाइमचे, T1, T2 अँड T3. ठीक आहे. तर या 3 इन्स्टंटला आपल्याला फ्लक्स कसा मिळतो हे पुढं प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन मध्ये पाहायचंय. हा पोल आहे आपला इथं. ठीक आहे. हा पोल शू आहे, आपल्याला माहित आहे हा पार्ट. ठीक आहे. ही स्लिट बनवली आपण या पोल फेस मध्ये, आणि हे आपला कॉपर शेडिंग बँड. ठीक आहे. सो ॲट T1 इन्स्टंट तुम्ही जर पाहिले तर इथं रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते. मेन फ्लक्स असणार आहे आपलं, जे स्टेटर वाइंडिंगनं प्रोड्यूस केलेलं असतं, आणि या शेडिंग बँडनं त्याचं स्वतःचं एक फ्लक्स प्रोड्यूस केलेलं आहे, त्याला अपन phi-s में डिनोट किया है. ठीक है. मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में बोला था कि जो स्टेटर वाइंडिंग ने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया है, जब स्टेटर वाइंडिंग करंट कैरी करती है तो मेन पोल्स वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं, मेन फ्लक्स दैट इज डिनोटेड बाय phi-m. और जब सर्कुलेटिंग करंट वो शेडिंग बैंड में से फ्लो होता है, तब वहाँ पे वो शेडिंग बैंड दूसरा एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिसको नाम दिया है phi-s. तो यहाँ पे कितने फ्लक्स प्रोड्यूस हुए? 2. एक phi-m है और एक phi-s. ठीक है. तो ये जो फ्लक्सेस है, ये सारे फ्लक्सेस का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आपको दिख रहा है. तो ये जो बड़ा पोर्शन है पोल का उसमें है स्टार्टिंग में. ठीक है. यानी T1 इंस्टेंट में ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स का जो एरो है
वो आपके पोल के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को है, और वो आपके यहाँ पे है, ठीक है। जो बड़ा पोर्शन है पोल का उसमें, ठीक है। अभी ये अलग अलग इंस्टेंट के लिए रिजल्टेंट फ्लक्स का एरो कैसे कैसे आपका चेंज होता है वो देखना है आपको। तो ऑपरेशन में वो 3 इंस्टेंट अपने को एक्सप्लेन करने हैं, देखो। तो एट इंस्टेंट T1 करंट इज इंक्रीजिंग, आपको यहाँ पे दिख रहा है T1 इंस्टेंट है ये आपका। तो यहाँ पे आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका करंट रहेगा, ठीक है। तो ये करंट इंक्रीज हो रहा है T1 इंस्टेंट, ठीक है। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राइज टू अपोज इट। अभी जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसको इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा वहां पे, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राइज टू अपोज इट एंड दस फ्लक्स फाइएस अपोजेस इट। अभी इंड्यूस ईएमएफ अगर उसको अपोज कर रहा है तो वहाँ का जो फ्लक्स फाइएस है, जो शेडिंग बैंड ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया है, वो भी वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। तो उसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स इज इन दी अनशेडेड पार्ट। तो उसकी वजह से आपको ये फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है, जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो अनशेडेड पार्ट में है। ये शेडेड पार्ट है आपका और ये अनशेडेड पार्ट है। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये है आपका T1 इंस्टंट, समजलं. तर ॲट टी इन्स्टंट T1 ला काय होतं, करंट इन्क्रीज होतं. इथं डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतोय. ॲट T1 इन्स्टंटला करंट हा इन्क्रीज झाला इथून इथपर्यंत, ठीक आहे. आणि त्या इन्क्रीजिंग करंटला तिथलं इंड्यूस ईएमएफ हे अपोज करेल, ठीक आहे. आता इंड्यूस ईएमएफ अपोज करतंय, त्यामुळे तिथलं जे शेडिंग बँडचं फ्लक्स फायएस आहे ते सुद्धा त्या इन्क्रीजिंग करंटला अपोज करेल, आणि त्यामुळं रिझल्टंट फ्लक्सचा जो ॲरो आहे तो सुरुवातीला अनशेडेड पार्टमध्ये असणार. क्लिअर आहे. हे झालं पहिल्या डायग्रामचं एक्सप्लेनेशन या T1 इंस्टेंट्स. क्लियर है. अभी T2 इंस्टेंट पे क्या होता है, देखो. एट इंस्टेंट T2 द करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. अभी करंट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट आएगा, ठीक है. तो ये T2 इंस्टेंट है आपका. तो यहाँ पे करंट आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है. यहाँ पे करंट आपका कांस्टेंट होगा. सो इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्लक्स फाइएस आर नेग्लिजिबल. अभी करंट कांस्टेंट हो जाने की वजह से आपका इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्लक्स फाइएस ये इनके वैल्यू नेग्लिजिबल बन जाएंगे. सो द रिजल्टेंट फ्लक्स इज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द पोल. तो उसकी वजह से आपका रिजल्टेंट फ्लक्स का एरो अभी ये पोल के एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है. पहले कहाँ पे था वो, यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में एकदम, ठीक है. सो दस इट हैज शिफ्टेड इट्स पोजीशन. तो वो ऐसा है, वो रिजल्टेंट फ्लक्स ने उसकी पोजीशन शिफ्ट की यहाँ से यहाँ सेंटर पे, ठीक है. ये T1 इंस्टंट हो गया, समजलं. T2 इन्स्टंटला काय झालं, T2 इन्स्टंटला आपला करंट हा ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे इंड्यूस ईएमएफ आणि फ्लक्स फायएसच्या व्हॅल्यू तिथं नेग्लिजिबल होती. त्यामुळे रिझल्टंट फ्लक्स हा ऑलमोस्ट एकदम पोलच्या सेंटरमध्ये येणार आहे, आणि अशा प्रकारे तो त्याची पोझिशन काय करणार आहे, शिफ्ट करणार आहे. इथून पोझिशन शिफ्ट झाली त्याची सेंटरमध्ये. क्लिअर आहे. हे T2 इन्स्टंटला झालं. आता T3 इन्स्टंटला काय होईल पहा. सो एट इंस्टेंट T3 करंट इज डिक्रीजिंग. यहाँ पे दिख रहा है आपको. T3 इंस्टंटला हा करंट इथून काय झाला, आता डिक्रीज झाला खाली, ठीक आहे. करंट इथं डिक्रीज झाला, राईट. सो T3 इंस्टंटला करंट डिक्रीज झाला. सो दी इंड्यूस्ड करंट अँड फ्लक्स फायस ट्राय टू अपोज दिस डिक्रीज. आता त्या डिक्रीजिंग करंटला परत तिथला इंड्यूस करंट आणि फ्लक्स फायस काय करतील, अपोज करतील, ठीक आहे. इंड्यूस ईएमएफ आणि फ्लक्स फायस काय करतील, अपोज करतील डिक्रीज होणाऱ्या करंटला T3 इन्स्टंटला, ठीक आहे. अँड हेन्स देर इज अ क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स इन दी शेडेड पार्ट अँड द रिझल्टंट फ्लक्स लाईज इन दी शेडेड पार्ट. त्यामुळं शेडेड पार्टमध्ये क्राउडिंग होईल तिथं फ्लक्सचं, आणि हा जो रिझल्टंटचा जो फ्लक्स रिझल्टंट फ्लक्सचा जो ॲरो होता तो कुठं शिफ्ट होईल, आता शेडेड पार्टमध्ये, पोलच्या शेडेड पार्टमध्ये. क्लियर है, समझ में आया, ठीक है. तो T3 इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, और उस डिक्रीजिंग करंट को क्या करता है, वहाँ का इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्लक्स फाइएस अपोज करते हैं. तो उसकी वजह से शेडेड पार्ट में फ्लक्स का क्राउडिंग होगा, ज्यादा फ्लक्स यहाँ पे अभी आ जाएगा, क्राउडिंग हो गया, ठीक है. तो उसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कहाँ पे लाई करेगा, अभी शेडेड पार्ट.
वो कहाँ पे लाई करेगा, शेडेड पार्ट, ठीक है। सो दस इट मूव्स फर्दर, तो वो क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट फ्लक्स मूव हो गया। यहाँ पे सेकंड इंस्टेंट पे, T2 इंस्टेंट पे वो सेंटर में था पोल के, अभी वो कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो ये मूव हो रहा है अभी रिजल्टेंट फ्लक्स। सो दिस एक्शन कंटिन्यू, ये एक्शन होते रहती है, एंड द रिजल्टेंट फील्ड रोटेट्स फ्रॉम अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट। तो उसकी वजह से आपका जो रिजल्टेंट फील्ड है वो रोटेट हो रहा है अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट की तरफ, ठीक है, समजलं। रिजल्टंट फ्लक्स, रिजल्टंट फ्लक्स हा काय झाला, मूव्ह झाला, त्यामुळे ही कंटिन्यू ऍक्शन होणार आहे, दिस ऍक्शन कंटिन्यूस, आणि त्यामुळे रिजल्टंट फील्ड आपली रोटेट होणार आहे अनशेडेड पार्ट कडून शेडेड पार्ट कडे, एंड हेंस रोटर ऑल्सो रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन। तो उसकी वजह से आपका रोटर भी सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैनॉट बी रिवर्स्ड unless position of shaded ring is changed from one part of the pole to the another part. The direction of rotation cannot be reversed. जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक आपकी जो पोजीशन है शेडेड रिंग की वो चेंज नहीं होती एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। वो जब तक चेंज नहीं होती है तब तक आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स नहीं करने आती है शेडेड पोल मोटर, ठीक है। शेडेड पोल मोटरची डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपण रिव्हर्स करू शकत नाही जोपर्यंत तिथल्या शेडेड रिंगची पोझिशन एका पार्ट पासून पोलच्या दुसऱ्या पार्ट पर्यंत चेंज होत नाही तोपर्यंत आपल्याला डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शेडेड पोल मोटरचं रिव्हर्स करता येत नाही, हा पॉइंट लक्षात ठेवा, ठीक है। नाउ सच अ मोटर डेवलप्स अ लो स्टार्टिंग टॉर्क, ऐसे मोटर्स बहुत ही लो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट हैज अ लो पॉवर फॅक्टर, त्याचा पॉवर फॅक्टर सुद्धा अतिशय लो असतो। हाऊएव्हर इट इज चीपर इन कॉस्ट, याची कॉस्ट सुद्धा अतिशय चीपर असते या टाईपच्या मोटरची, अँड कॉमनली यूज इन प्रॅक्टिस, आणि ह्या कॉमनली यूज होतात प्रॅक्टिस पण। ही इथं टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक दाखवलेली शेडेड पोल मोटरची, ठीक आहे। इथं परत वाय ऍक्सिस वरती टॉर्क दाखवलाय आपण, एक्स ऍक्सिस वरती स्लिप दाखवली, स्लिप आणि स्पीड, ठीक आहे। तर सुरुवातीला स्लिप 0 आहे, त्यावेळेस एन इज इक्वल टू एन एस असणार आहे व्हॅल्यू, म्हणजे ऍक्च्युअल स्पीड आणि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल असतील, त्यावेळेस स्लिप फक्त 0 होईल। इकडे एस इज इक्वल टू 1 झाली स्लिपची व्हॅल्यू, त्यावेळेस एन ची व्हॅल्यू काय झालेली असेल, 0, ठीक आहे। म्हणजे हे स्टार्टिंगला असणार आहे, दिस इज दी स्टार्टिंग कंडिशन। स्टार्टिंग कंडिशनला स्लिपची व्हॅल्यू किती असते, 1, त्यावेळेस स्पीड किती असते, 0, आणि रनिंग कंडिशन मध्ये एन इज इक्वल टू एन एस होईल, त्यावेळेस स्लिप किती झाली आपली, 0, ठीक आहे। इथं 100% आहे, इथं 200% आहे, ठीक आहे। आता इथून इकडं स्पीड काय होईल, पहा स्पीड इकडे डिक्रीज होईल, ठीक आहे। स्पीड जशी डिक्रीज होईल तसा टॉर्क काय होईल आपला, इन्क्रीज होईल, ठीक आहे। इथपर्यंत इन्क्रीज होईल टॉर्क, नंतर इथून हा टॉर्क काय होईल आपला, डिक्रीज होईल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा और बाद में यहाँ से वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन है आपकी, ये रनिंग कंडीशन है। स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 1 होती है क्योंकि तब एन स्पीड, मोटर की स्पीड 0 होती है, और रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 0 बनती है क्योंकि एक्चुअल स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड इक्वल बन जाते हैं, एन इज इक्वल टू एन एस लिखते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेडेड पोल मोटर। और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है अभी, ये जो मोटर है शेडेड पोल मोटर, ये होती है कहाँ पे यूज होती है, देखो ये टेबल फैंस में यूज होती है, ठीक है, ब्लोअर्स में यूज होती है, वॉशिंग मशीन्स में यूज होती है, और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द शेडेड पोल। ये एप्लीकेशन सारे मोटर के आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपको मेन एग्जाम में एप्लीकेशंस लिखो बोल के क्वेश्चन आता है, तो आपको कौन से भी मोटर के एप्लीकेशन 2 मार्क के लिए लिखने आने चाहिए, क्लियर है। तो ये थे आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 4 टाइप। कौन कौन से 4 टाइप देखे अपन ने, पहले तो देखा था अपन ने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। दूसरा हमने कैपेसिटर टाइप के मोटर देखे, उसमें 3 मोटर देखे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, देन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, एंड 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर, ये 3 देखे। और बाद में हमने ये चौथा मोटर देखा शेडेड पोल मोटर, ठीक है। इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन देखा, इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, एप्लीकेशन देखा, ठीक है। ये सारे हैं आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स, क्लियर है।
सबको क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? नाउ here I have added one more slide. In that slide there are some types of the motors and their applications is mentioned in this chart, because many of times the question will be asked in your examination for 2 marks. Write down the applications of all these types of motors. तो इसकी वजह से मैंने सारे motors के applications एक ही यहाँ पे टेबल में यहाँ पे आपको दिखाए हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं अपन। तो कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर के एप्लीकेशन क्या क्या है देखो। फैंस, ब्लोवर्स, ग्राइंडर्स, ड्रिलिंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, डोमेस्टिक वाटर पंप्स, कंप्रेसर, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन है आपके कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर। बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है सारे चारों मोटर्स के, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको पहले तो आपको ये देखना होगा कि सारे मोटर्स में कॉमन एप्लीकेशंस कौन कौन से, ठीक है, और उसके बाद आपको उनको सेग्रीगेट करना होगा, ठीक है, को अलग अलग करना होगा कि कॉमन एप्लीकेशंस कौन से है और डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फैंस है, ब्लोअर्स है, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक वाटर पंप्स है, कंप्रेस। अभी रेजिस्टेंस, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर के एप्लीकेशन क्या है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, ये कॉमन एप्लीकेशन। फैन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ब्लोअर्स है, यहाँ पे भी ब्लोअर्स है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर पंप्स, सो स्मॉल इलेक्ट्रिकल टूल्स और सॉ मशीन, ये एप्लीकेशन है आपके रेजिस्टेंस, स्टार्ट, इंडक्शन, रन। नाउ कैपेसिटर, स्टार्ट, कैपेसिटर, रन मोटर की एप्लीकेशन क्या है, तो ये दोनों से हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसमें ज़्यादा है, तो ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज होती है मोटर। तो फैंस है, ब्लोवर्स है, देन ग्राइंडर्स, ड्रिलिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक वाटर पंप्स, देन कंप्रेसर। ये जो है कैपेसिटर, स्टार्ट, इंडक्शन, रन मोटर के और कैपेसिटर, स्टार्ट, कैपेसिटर, रन मोटर के एप्लीकेशंस बहुत ही कॉमन है, सारे सेम ही एप्लीकेशन। और अभी शेडर पोल इंडक्शन मोटर के एप्लीकेशंस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, रिकॉर्ड प्लेयर्स है, ग्रामोफोन्स है, देन टॉय मोटर्स है आपकी, हेयर ड्रायर्स है आपकी, फोटो कॉपी मशीन है, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले है, एंड टेबल फैन। ये सारे एप्लीकेशन है आपकी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नाउ ये तो आपके हो गए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स। अभी कुछ दूसरे भी सिंगल फेज के मोटर्स के टाइप्स है, उसमें 3 मोटर्स देखना है अपने को। एक है रिपल्शन टाइप ऑफ मोटर्स, दूसरी है आपकी एसी सीरीज मोटर, तीसरी है आपकी यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, और चौथी है आपकी हिस्टेरिस मोटर। तो ऐसे दूसरे टाइप्स के कुछ सिंगल फेज मोटर्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे पहला टाइप उसका रिपल्शन टाइप मोटर। सो देर आर 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ दिस रिपल्शन टाइप मोटर्स। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है इसका, रिपल्शन इंडक्शन मोटर का ये फोटोग्राफ है। यहाँ पे 4 टाइप्स है, 4 कैटेगरीज है रिपल्शन टाइप मोटर्स में। इसमें पहला है टाइप रिपल्शन मोटर, दूसरा है कंपेंसेटेड रिपल्शन मोटर, तीसरा है रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और चौथा टाइप है रिपल्शन इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे अपन पहले रिपल्शन टाइप मोटर में। तो कंस्ट्रक्शनली इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। इसमें क्या क्या दिया है, कंस्ट्रक्शनली क्या क्या दिया है देखो। तो स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन सेलिएंट पोल टाइप, स्टेटर वाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन सेलिएंट पोल टाइप, यहाँ पे नॉन सेलिएंट टाइप के पोल्स है, और स्टेटर वाइंडिंग आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप है, विच इज हाउस इन द स्लॉट्स ऑफ अ स्मूथ कोर स्टेटर। और वो स्टेटर वाइंडिंग आपके हाउस की है, उसको हाउस यानी उसको फिट किया है स्लॉट्स में। इसके स्लॉट्स में स्मूथ कोर स्टेटर, स्मूथ कोरच्या स्टेटरमध्ये आपण स्टेटर वाइंडिंग जी डिस्ट्रीब्युटेड आहे, जी नॉन सेलियंट पोल टाईपची आहे, ती आपण हाऊस केलेली असते त्या किंवा तिला बसवलेलं असतं आपण स्मूथ कोर स्टेटरच्या स्लॉट्समध्ये, ठीक आहे। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है रोटर दैट इज स्लॉटेड कोर टाइप। यहाँ पे जो रोटर है वो स्लॉटेड कोर टाइप का है, तो कैरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग।
उस पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, वो आइदर लैप वाउंड है या फिर वेव वाउंड है, ठीक है। तो विच इज कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर, और वो कम्यूटेटर को कनेक्ट किया होता है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किसको कनेक्टेड है, कम्यूटेटर। लैप एंड वेव वाइंडिंग अपन ने डीसी मशीन में ऑलरेडी पढ़ा है। लैप वाइंडिंग यानी यहाँ वहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए इज इक्वल टू पी होते हैं, और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए इज इक्वल टू ऑलवेज 2 होते हैं। तो ये आपको मालूम है, अभी वो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मध्ये काय सांगितलं मी की रोटर इथं स्लॉटेड 4 टाईपचं रोटर आहे, ज्याच्यावरती स्टेट डिस्ट्रीब्युटेड वाइंडिंग कॅरी केलेली असते, एक तर लॅप वाउंड असेल किंवा वेव वाउंड असेल, आणि ती कनेक्ट केलेली असते तिथल्या कम्युटेटरला। कम्युटेटर मीन्स मालूम है आपको, कम्युटेटर का फंक्शन भी मालूम है, ऑलरेडी हमने डीसी मशीन में पढ़ा है वो। तो कम्युटेटर विच मे बी वन ऑफ द टू टाइप्स, यहाँ पे कम्युटेटर एक दो टाइप्स के होते हैं। एन एक्सियल कम्यूटेटर विथ बार्स पैरेलल टू द शाफ्ट, एक एक्सियल कम्यूटेटर होता है जिसके बार्स पैरेलल टू द शाफ्ट होते हैं, और दूसरा होता है रेडियल और वर्टिकल कम्यूटेटर हैविंग रेडियल बार्स। रेडियल और वर्टिकल कम्यूटेटर होता है जिसके रेडियल बार्स होते हैं, ऑन विच ब्रशेस प्रेस हॉरिजॉन्टल, जिसके ऊपर ब्रशेस हॉरिजॉन्टली प्रेस किए होते हैं, ठीक है। समझ लो कम्यूटेटरचे दोन टाइप्स आहेत, एक आहे ॲक्सियल कम्युटेटर ज्याचे बार हे पॅरलल असतील शाफ्टला, आणि दुसरा टाईप आहे रेडियल किंवा व्हर्टिकल कम्युटेटर ज्याचे बार्स हे रेडियल्स असतील आणि त्याच्यावरती ब्रशेस आपले आपण हॉरिझॉन्टली प्रेस केलेले असतील, ठीक. हिअर कार्बन ब्रशेस दॅट इज फिटेड इन ब्रश होल्डर्स, कार्बन ब्रशेस कुठं फिट केलेले असतात, ब्रश होल्डर्स होते, तो विच राईड अगेन्स्ट द कम्युटेटर, ते कम्युटेटरच्या अगेन्स्ट मध्ये राईड केलेले असतात, म्हणजे ते वरती बसवलेले असतात कम्युटेटरच्या सरफेस वरती, ठीक आहे, अँड आर यूज फॉर कंडक्टिंग करंट थ्रू दी आर्मेचर. आणि ब्रशचं फंक्शन माहितीच आहे आपल्याला, ते कंडक्ट करतात करंटला आर्मेचर कडून, ठीक आहे, दॅट इज रोटर वाइंडिंग कडून, क्लिअर. सो हे झालं कन्स्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ दी रिपल्शन टाइप मोटर. नाउ रिपल्शन प्रिंसिपल, याचं काय प्रिंसिपल काय आहे आपण ते पाहू, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है देखो, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, टू अंडरस्टैंड हाउ टॉर्क इज डेवलप्ड बाय द रिपल्शन प्रिंसिपल, कंसीडर here figure 36.37 which shows a two-pole salient pole motor with a magnetic axis vertical. इसमें दो पोल सेलियंट पोल मोटर दिखाया है जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस वर्टिकली दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, ये वो फिगर है, ठीक है। ये दो पोल दिखाए हैं इसमें, एन है एस पोल, और मैग्नेटिक एक्सिस वर्टिकली है आपका, मैग्नेटिक एक्सिस ये जो दिख रहा है आपको ये डॉटेड है, तो वर्टिकली दिखाया है, ठीक है। तो ये मेन पोल्स है आपकी एन एंड एस, और ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये यहाँ पे ईएमएफ दिखाया है, करंट दिखा है, और ये जो पोल है वो है आपकी एन एंड एस, तो रोटर के पोल्स, ठीक है। तो हियर suppose that the direction of flow of alternating current in the exciting or field winding is such that, तो डायरेक्शन है यहाँ के अल्टरनेटिंग करंट का एक्साइटिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग का, वो कैसे होता है, सच दैट इट क्रिएट्स एन पोल एट द टॉप एंड एस पोल एट द बॉटम। वो क्या करेगा, एन पोल को टॉप साइड में क्रिएट करेगा और एस पोल को बॉटम साइड में क्रिएट करेगा, ठीक है। जो डायरेक्शन होती है अल्टरनेटिंग करंट की फील्ड वाइंडिंग में की या फिर एक्साइटिंग वाइंडिंग में की, उसको स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं अपन। तो वो कैसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन, कि ऐसी होती है कि इट क्रिएट्स एन पोल एट द टॉप, वो क्या करेगा, एन पोल को टॉप पे क्रिएट करेगा और एस पोल को आपके बॉटम साइड पे क्रिएट करेगा, क्लियर है। Now the alternating flux produced by the stator winding will induce EMF. Alternating flux क्या करेगा स्टेटर वाइंडिंग में का EMF इंड्यूस करेगा इन द आर्मेचर कंडक्टर्स बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन, ये तो मालूम ही है आपको। अल्टरनेटिंग फ्लक्स हे तिथल्या जे प्रोड्यूस करते स्टेटर वाइंडिंगनं, ठीक आहे, अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस जे झालेलं आहे स्टेटर वाइंडिंगनं, त्यामुळे तिथं EMF इंड्यूस होईल आर्मेचर कंडक्टर्समध्ये ट्रान्सफॉर्मर ॲक्शन. However, the direction of induced current in the armature conductors will depend on the position of the short circuited process. ती डायरेक्शन आहे इंड्यूस करंटची आर्मेचर कंडक्टर्स मधली, ती कशावरती डिपेंड आहे,
इथल्या शॉर्ट सर्किटेड प्रोसेसच्या पोझिशनवरती डिपेंड आहे. ठीक आहे. So if the directions of the current is as shown in figure 36.37a, आता याची जर डायरेक्शन या फिगर सारखी असेल, ठीक आहे, कोणाची डायरेक्शन आर्मेचर करंटची डायरेक्शन या ह्याच्यासारखी असेल, इथं दिसते डायरेक्शन तुम्हाला, ठीक आहे, ही डायरेक्शन आहे आर्मेचर करंटची. देन एन पोल इज क्रिएटेड ॲट टॉप साइड. त्यावेळेस काय होईल, एन पोल टॉप साइडला क्रिएट होईल आणि एस पोल हा बॉटम साइडला क्रिएट होईल आर्मेचरचा. एंड एन पोल एंड एस पोल ऑफ द स्टेटर एंड आर्मेचर आर क्लोज टू ईच अदर. और यहाँ पे एन पोल एंड एस पोल जो है स्टेटर एंड आर्मेचर के वो क्लोज रहेंगे एक दूसरे के साथ. So the forces of repulsion at the top and bottom will cancel each other and no torque is produced. तो उसकी वजह से जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है टॉप साइड में और बॉटम साइड में, वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और वहाँ पे कोई भी टॉर्क आपका प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ. ठीक है, समझ में आया. नाउ सेकंड पॉइंट दिया है यहाँ पे, द ब्रशेस आर शिफ्टेड टू 90 डिग्री. यहाँ पे ब्रशेस हमने अगर 90 डिग्री से शिफ्ट किया, सेकंड फिगर में यहाँ पे दिखाया देखो, तो यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, ठीक है, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस है. ठीक है, तो ब्रशेस को हमने शिफ्ट किया. अभी यहाँ पे ब्रशेस वर्टिकल थे, यहाँ पे अभी दिख रहे हैं आपको ये हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो ब्रशेस हमने शिफ्ट किए 90 डिग्री से. देन द ब्रश एक्सिस एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द स्टेटर. ब्रश एक्सिस आपका राइट एंगल्स में जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस के स्टेटर पोल से. स्टेटर पोल का जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके राइट एंगल्स में जाएगा ब्रश एक्सिस. एंड देयर विल बी नो नेट across brushes to produce armature current. There will be no net torque across the brushes to produce armature current. ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपका armature current produce नहीं होगा. So if there is no armature current, obviously no torque will be developed. अगर वहाँ पे armature current ही नहीं है तो वहाँ पे आपका torque भी डेवलप नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया, समझ में आया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इफ द ब्रशेस आर सेट इन पोजिशन इन फिगर. अभी सेकंड फिगर दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36.38a. इसमें अभी क्या किया है देखो, कि अभी the brushes are set in the position as shown in figure A, in which 0 is less than or equal to alpha is less than or equal to 90 degree. Then the net non-zero armature current will be produced. अभी क्या हो रहा है, नेट नॉन जीरो आर्मेचर करंट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है जब हम ब्रशेस की पोजीशन ये फिगर से रखते हैं. ठीक है, ये ब्रशेस की अभी पोजीशन क्लियर है. ऐसी पोजीशन होने के बाद नॉन जीरो वहाँ पे क्या होता है, आपका आर्मेचर करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नाउ द एन पोल एंड एस पोल ऑन द आर्मेचर आर फॉर्म्ड. यहाँ पे एन पोल एंड एस पोल फॉर्म हो गए. यहाँ पे दिख रहा है आपको एन पोल एंड एस पोल वहाँ पे फॉर्म हो गए स्टेटर के, और यहाँ पे रोटर के एन एंड एस पोल रहेंगे फॉर्म होंगे. ठीक है, क्लियर है. ये डायग्राम में ये दिखाया है, एन पोल एंड एस पोल ये स्टेटर के है और ये आपका एन एंड एस पोल आपका रोटर का है. ये दोनों डायग्राम में दिखाया है. एंड हियर the rotor n pole is repelled by stator n pole. रोटर n pole जो है वो ये स्टेटर n pole को क्या करेगा, रिपेल करेगा. और जो यस पोल है वो स्टेटर का जो ये रोटर का जो यस पोल है वो स्टेटर की यस पोल को रिपेल करेगा. ठीक है, तो दी रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो उसकी वजह से आपका रोटर क्या हो रहा है, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है. क्लियर. So as the motor rotates due to the force of repulsion, it is called as repulsion motor. अभी मोटर किसकी वजह से रोटेट हो रहा है, आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, तो उसकी वजह से उसका नाम दिया है रिपल्शन मोटर. एंड ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ब्रशेस विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मेन मैग्नेटिक एक्सिस. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर किसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, तो आपकी ब्रशेस की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मेन मैग्नेटिक एक्सिस से, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर. क्लियर है. नाउ प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग्स ऑफ सच मोटर क्या है, यहाँ पे स्पीड वेरीज विद चेंजिंग लोड. ये रिपल्शन टाइप का मोटर है तो स्पीड यहाँ पे चेंज होती है
वेरी होती है जैसा आपका लोड चेंज होता है, एंड बिकम डेंजरसली हाई एट नो लोड। नो लोड पे उसकी स्पीड डेंजरसली हाई होती है। देन लो पावर फैक्टर एक्सेप्ट एट हाई स्पीड्स। हाई स्पीड छोड़ के आपका यहाँ पे लो पावर फैक्टर मिलता है आपको। एंड टेंडेंसी टू स्पार्क एट द ब्रश, यहाँ पे आपके ब्रशेस के ऊपर स्पार्क होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है रिपल्शन मोटर। क्लियर है? तो ये है आपकी रिपल्शन मोटर। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? इसमें कुछ डाउट है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी रिपल्शन मोटर। ठीक है, so we'll stop here and we'll see the next type of the motor in the next class. ठीक है, so thank you for watching this video lecture. Thank you very much.